गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और तो ये है बजट का पार्ट थर्ड और ये फाइनल पार्ट है बजट का। तो आई होप आपको ये पार्ट सेकंड सॉरी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको आपने देख लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर ये आई बटन है तो आई बटन पे भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड। तो ये इन्फोग्राम है, किसके पीआईबी की साइड से मैंने लिए हैं। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेगी। तो कई चीज़ इसमें रिपीट भी हो रही है, तो उससे आपको लगेगा कि काफ़ी रिपीटेशन है, लेकिन ये रिपीटेशन इसलिए है ताकि आपको आंकड़े अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम के अंदर आप भूले नहीं। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2023-24 के अंदर क्या दिया गया है? तो राजकोषीय प्रबंधन किया गया है। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। राज्य को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति है। 2022-23 में राजकोषीय घाटे की संशोधित अनुमान 6.4% है। 2023-24 के लिए बजट का यह अनुमान 5.9% है, और इसे 2025-26 तक 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 4.5% का लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटे का अनुमान। 2023-24 का बजट अनुमान कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा ठीक है 27.2 लाख करोड़ रुपए है, और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए है। नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यह ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है युवा शक्ति, यानी कि आप और हम। ठीक है, उनके लिए क्या किया गया है? अमृत पीढ़ी, क्योंकि ये अमृत काल चल रहा है, और जैसे कि हमारे रिपोर्टर जो रविश कुमार जी कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, तो अमृत पीढ़ी, बिना अमृत के तो बात कर ही रहे हैं। ठीक है, और बिना अमृत जैसे बात कर भी नहीं सकते, लेकिन ये कर रहे हैं तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेट्रो मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है युवा शक्ति। ठीक है, उसी का अगला पार्ट है अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर 2023 बजट के अंदर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना जारी की गई है, यह किस क्षेत्र की है? तो ये युवा शक्ति की है और अमृत पीढ़ी के सशक्तिकरण के लिए है। 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रोजगार तो दे ही नहीं रहे, तो बेरोजगारी भत्ता ही दे देते हैं। पर्यटन को बढ़ावा, 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने? 50। राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना। यूनिटी मॉल क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी राज्यों की राजधानियों के अंदर। जैसे कि अपन राजस्थान के हैं, तो राजस्थान की जयपुर के अंदर। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, दो तरह के टैक्स होते हैं। अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर देख लिया था कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। हरित गतिशीलता, जीएसटी भुगतान के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन के कुछ एक पुर्जों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत दी जाएगी। टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क घटाकर कितना? 2.5%। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। चिमनी हीट कॉयल पर आयात ये अपने काम की नहीं। रसायन और पेट्रोल हैं, ये भी अपने काम की नहीं है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, समुद्री उत्पाद, श्रिम फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्कों की कमी। प्रयोगशाला निर्मित हीरा, इनके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य धातु, सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों की आयात पर भी शुल्क में वृद्धि, ये अपने पढ़ लिया है। संरक्षित रबर, सिगरेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो क्या ही है, बस सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि बजट में आए दिन सिगरेट को महंगी कर दी जा रही है, तो अपना जो पॉकेट मनी है उस पर काफ़ी भारी रहा है बजट, क्योंकि सिगरेट महंगी हो गई। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि, जो पहले 11 रुपये की आती थी, अब कितने की हो जाएगी? 16 रुपये की।
भगवान, छोड़ दिया सिगरेट। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव एमएसएमई और पेशेवर, सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को क्रमशः 3 करोड़ और 75 लाख तक बढ़ाया जाएगा। सहकारिता विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। सहकारी समितियों को टीडीएस के अलावा टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ थी उच्चतम सीमा। स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ हुई। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान को टैक्स से छूट कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अग्निवीरों को जो भी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। इसके बाद क्या है, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति। तो पूंजीगत व्यय ये थोड़ा डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और प्रभावी पूंजीगत व्यय लाख करोड़ के अंदर 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 ये बजट अनुमान है, ये संशोधित अनुमान है। ठीक है, तो ये देखिए बढ़ता हुआ है ग्राफ, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, बजट पर एक नज़र देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, ये प्राप्तियां हैं, ये राजस्व है, और ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां हैं। फिर व्यय है, ये राजस्व व्यय है, और ये पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय हमेशा ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ से जो अपन निवेश करते हैं तो वहाँ से रिटर्न आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और सरकार की आय भी सर्वाधिक वहीं से होती है। फिर ये कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो ये देख लीजिए 2023-24 के लिए बजट का अनुमान ये है, और कुल जोड़ 45,03,097 है। ठीक है, तो किस क्षेत्र के अंदर कितना बजट अलॉट किया गया है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ब्याज में दिया गया है कितना, 10,79,971, और उसके बाद सबसे कम अगर आपसे पूछा तो पूर्वोत्तर का विकास है 5,892। वित्त के लिए 13,574 लाख करोड़ रुपए है, और करोड़ रुपए है। अब केंद्रीय राजस्व और व्यय, केंद्रीय राजस्व और व्यय, इसके अंदर अपन ने देख भी लिया था कि जो जैसे कि मान लो 1 रुपये को आपने मान लिया कि 100 पैसे मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। रुपया आता है और रुपये जाता है, तो उधार और अन्य देयताओं में 34 पैसे जाता है। ठीक है, और निगम कर जो 15 पैसे जाता है, आय कर भी 15 पैसे जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से रुपया समान रूप से कहाँ से आता है, तो निगम कर से आता है और आय कर से आता है, यानी कि इनकम टैक्स से आता है, और जो निगम कर है वहाँ से आता है। सबसे कम कहाँ से आता है, तो 2% ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां जो होती है वहाँ से आता है, और सर्वाधिक उधार और अन्य देयताओं से आता है। रुपया सर्वाधिक जाता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जाता है ब्याज भुगतान में। ठीक है, ब्याज भुगतान के अंदर सर्वाधिक जाता है। ठीक है, और सब्सिडी के ऊपर कितना जाता है, तो सब्सिडी के ऊपर जाता है, कहाँ पर है सब्सिडी, तो आर्थिक सहायता ये 7 पैसे जाता है, और रक्षा पे 8 पैसे जाता है, मतलब 8% जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद है रेल बजट और प्रमुख आंकड़े करोड़ में। राजस्व प्राप्तियां अभी कितनी हुई है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई है, और कुल प्राप्तियां कितनी हुई है। कुल प्राप्तियां अभी अपन ने देखा 2022-23 के अंदर 45,03,097। ठीक है, और 2022-23 के अंदर 41 लाख थे, 41,27,232 थी। ठीक है, तो ये है। तो इसके अंदर राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो 26,32,281 है 2023-24 के अंदर, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो 1,87,816 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रेल बजट एक नज़र में देख लेते हैं। आधिक्य और परिचालन अनुमान, तो ये भी है। ठीक है, 2021-22 के अंदर जो वास्तविक था वो माइनस में रहा था। उसके बाद फिर 2023-24 के अंदर जो बजट अनुमान है 2,210 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसके बाद 2023-24 में जो परिचालन अनुपात है वो कितना है, 98.45 करोड़ रुपए। संचालन का परिणाम और रेलवे की आय, तो यातायात से कुल आय कितनी होती है, तो यातायात से कुल आय यानी कि ऑरेंज कलर में जो है, तो 2023-24 के अंदर जो अनुमान है वो 2,64,600 थी। ठीक है, और अभी कुल संचालन में कितना है, 2,60,090, और 2022-23 के अंदर जो अनुमान है वो क्या था, तो 2,42,693, और जो प्राप्त हुआ वो 2,38,000 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मतलब अभी घाटे में चल रही है, और रेलवे की आय मतलब यात्रियों से कम होती है और माल ढुलाई से ज़्यादा होती है, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो रेलवे की आय यात्रियों से कम बल्कि माल ढुलाई में ज़्यादा होती है। तो ये ऑरेंज जो यात्री है, और जो ये है ब्लू है ये कौन सा कलर है मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से माल ढुलाई से सर्वाधिक जो आय होती है रेलवे की वो माल ढुलाई में ही होती है, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट है
ये तो अभी रेलवे की आई अपन देख ही लिए, ठीक है, वापस आ गया वापस से। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण करोड़ में, ठीक है। तो पहले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो कुल अंतरण है वो कितना था 2022-23 के अंदर 17,10,828 था, ठीक है। और 2023-24 के अंदर कितना हो गया है 18,62,874। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत, तो बाजार उधार कौन सा है बैंगनी कलर, राज्य भविष्य निधियाँ ऑरेंज, और विदेशी ऋण रेड, और येलो अल्प वस्तु के बदले प्रतिभूतियाँ, और ये थोड़ा हल्का लाल है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं पिंक, नहीं पिंक नहीं बोल सकते यार, जो भी अन्य प्राप्तियाँ आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा, और ये जो है थोड़ा डार्क है ग्रे ब्राउन, नगद शेष में आहरण की कमी। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू, अगर आपके ग्राफ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। कर प्राप्तियों में रुझान, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सकल राजस्व कर यानी कि ग्रोस, सॉरी सकल तो क्या होता है नेट होता है, नेट टैक्स, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हिंदी में ध्यान रख लीजिए सकल राजस्व कर जो लगातार क्या यहाँ पर 11.1 और 11.1 रहा, ठीक है। अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर जो है वो देखिए 6 रहा, फिर 5.5 रहा, फिर 6 रहा और फिर 6 रहा, और जो अप्रत्यक्ष कर है वो 5.4, 5.2, 5.1 और 5.1। मतलब अगर आपसे पिछले 2 सालों में अगर तुलना पूछे तो वो सेम है, ठीक है, 6, 5.1, 5.1, और सकल राजस्व कर भी 11.1 और 11.1, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो पिछले साल के 2022-23 से तुलना पूछे, बजट अनुमान संशोधित अनुमान, ये बजट अनुमान है, ये संशोधित है, और ये बजट 2023-24 का जो बजट है वो क्या है अनुमान है, ठीक है। और जो 24-25 का जो बजट आएगा उसके अंदर संशोधित अनुमान हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद घाटे की प्रवृत्तियां, जीडीपी का प्रतिशत और राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक है। जो पहले 2021-22 के अंदर 6.7 था, अब 2023-24 के अंदर कितना हो गया 5.9। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान का जो बजट है, ठीक है, उसके अंदर जो घाटा कितना रहा है वो 5.9 रहा है। राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा सरकार की नीतियों को दर्शाती है कि सरकार ने कैसा काम किया है, तो वो प्राथमिक घाटा दर्शाता है। तो प्राथमिक घाटा जो कि है उसके अंदर कमी आई है कहीं ना कहीं 3.3, 2.8, 3 और 2.3, ठीक है। और जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 3.3, 2.6, 2.9 और 1.7, उसमें के अंदर भी कमी आई है। राजस्व घाटे में भी कमी आई है 4.4 से 2021-22 के अंदर 4.4 था, 2023-24 के अंदर जो बजट अनुमान की जो घाटा है वो कितना करने का अनुमान है वो है 2.9, और जो राजकोषीय घाटा है वो 22-23 के अंदर कितना था 6.4, उसको अब 5.9 करने का अनुमान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट डाटा पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृषि और सहकारिता के अंदर समावेशी विकास के लिए कृषि क्षेत्र को अधिग्रहण वित्त वर्ष 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि को दिया गया। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम लागू किया गया, और पशुपालन डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण को लक्ष्य निर्धारित किया गया। अतिरिक्त अगर भंडारण क्षमता को करने के लिए ये निर्माण करना है, और भारत को श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई गई है, तो वो है श्री अन्न। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार ये क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल, तो समावेशी विकास में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी जो बजट है 2023-24 उसके अंदर स्वास्थ्य के ऊपर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो वो हो जाएगा 2.1% खर्च किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन मिशन की शुरुआत 2047 तक इसका खात्मा करने का लक्ष्य रखा गया है। 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना, कोई पीछे न छूटे, ये भी इस बजट का उद्देश्य रखा गया है। मतलब प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत
इसके अंदर की गई है। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता इसमें दी गई है। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ये आंकड़ा। एक तो कितने एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे, तो 740। उसके अंदर कितने शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। PMGKAY के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की स्थापना की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, जो लिखावट है, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए कौन सी योजना की स्थापना की जाएगी, तो भारत श्री योजना की स्थापना की जाएगी। पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम आवास योजना के परिव्यय के लिए, खर्च के लिए कितनी वृद्धि की गई है, तो 66% यानी कि 66% की वृद्धि की गई है। आई होप आपको ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में क्या है, अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश, विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। UITDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा, क्योंकि 2022 में भी था। भारत @100 तक की यात्रा, भारत @100 तक की यात्रा, 4 रूपांतरकारी अवसर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। DAY/NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उद्यमों में परिवर्तित करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास, विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास इसका अन्य नाम भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पर्यटन में अपार संभावना का उपयोग, और अपने जो रामसर स्थल है वो कितनी हो गई है, वो है 75। हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा, ये भी भारत @100 तक की यात्रा के लिए ये होगा। नेक्स्ट है शिक्षा के ऊपर शिक्षा और कौशल तक पहुंच, ठीक है। समावेशी विकास, शिक्षा के व्यय में वृद्धि, वित्त वर्ष 2023 की जीडीपी में 2.9%, जीडीपी का 2.9% जो हिस्सा है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य पर अपन ने देखा था, स्वास्थ्य पर कितना देखा था, स्वास्थ्य पर देखा था 2.1%, और अभी शिक्षा पर 2.9% खर्च किया जाएगा। और जो नई शिक्षा नीति है वो उसको भी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे जल्दी से जल्दी। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, और उसके अंदर जो संविधान की जो अनुसूची 8 है उसके अंदर सभी भाषा यानी कि जो 22 भाषाएं हैं उन सभी की भाषाओं की किताबें उपलब्ध होगी डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर। राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 4.0 की शुरुआत की जाएगी। हरित विकास, ठीक है, हरित विकास एक मीम आएगा आगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। हरित विकास जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर, यानी कि सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक जो खाद होती है वो के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकता है कि गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा, तो वो 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत किसके तहत की जाएगी, तो वो की जाएगी मिष्टी के तहत। किसके तहत? मिष्टी के तहत। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में कौन सी योजना को लागू किया जाएगा, तो अमृत धरोहर योजना को लागू किया जाएगा।
और अपनी कितनी आर्द्रभूमि जो स्थल है वो कितने हो गए हैं, 75। नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट है व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत, परिश्रमी मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ। ठीक है, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी गई है, जबकि जो पुरानी व्यवस्था है वो भी लागू है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपए और पेंशन धारकों को 15,000 रुपए की मानक कटौती दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% की गई है। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर छूट सीमा को 25 लाख रुपए किया गया है। यानी कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तो उसको कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपए। मतलब अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं और उन छुट्टियों के आपको बदले में पैसे मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को सहारा है। इस वर्ष 7% की दर से वृद्धि का अनुमान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बजट 2023 के अंदर जो भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा गया है, तो वो 7% रखा गया है। कितना प्रतिशत? 7%। केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वित्त वर्ष 2023-24, ठीक है, तो केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन मार्ग पर वित्त वर्ष 2023-24 बजट अनुमान में 5.9% का राजकोषीय घाटा रखने का अनुमान है। अभी अपन ने देखा भी था पिछली स्लाइड के अंदर। उसके बाद जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना रहा। निम्न एनपीए के चलते बैंकों की सुधरती अस्ती गुणवत्ता सितंबर 2022 में 5% रही। 9 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है अपने पास। कितना? 9 महीनों के। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? जो विदेशी करेंसी होती है उसका भंडार किसके पास होता है? आरबीआई के पास। और ये इतना है कि 9 महीने तक अगर कोई भी विदेशी भंडार के अंदर कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं आती है तो उसके बावजूद कोई युद्ध हो जाता है या फिर आंतरिक अशांति हो जाती है तो 9 महीनों तक अपन क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर विदेशों से आयात कर सकते हैं। संघ सरकार पूंजीगत व्यय 4 गुना बढ़ा। वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए ये रहा। उसके बाद व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत मिली है। नई व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव किया गया है। कर स्लैब सीमा घटाकर 5 किए गए, जो पहले कितने थे? 6 2022 के अंदर। कर छूट सीमा बढ़ाकर को 3 लाख रुपए किया गया है। कर स्लैब लाख रुपए में और कर दर 0 से 3 0, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15 और 12 से 15 20 और 15 से ऊपर वालों को 30% आयकर आपको देना पड़ेगा। सक्षमता को सामने लाना, मतलब अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसको सामने लाना है। ठीक है। सुशासन, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 5G आधारित जो एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, तो 100। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3। अज्ञात नाम से आने वाले डेटा तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा नीति लाई जाएगी। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप संसाधन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है सक्षमता को सामने लाना, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ है न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई न्यायालय का फेज 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन में सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा और सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा किन किन के मध्य? एमएसएमई और संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए, और विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए। दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। डिजी लॉकर तो है ही, बाकी और सुरक्षा स्थापित करने के लिए निकाय डिजी लॉकर को स्थापित किया जाएगा। आखिरी छोर तक पहुंच, अवसंरचना की मास्टर सूची की समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, तो 50। ठीक है, और तटीय नौवयन को सरकारी निजी भागीदारी के जरिए बढ़ाया जाएगा। मतलब
जो PPP है, प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है सप्तऋषि बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं। अमृतकाल, अमृतकाल चल रहा है भाई, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, युवाओं को अमृत पीढ़ी बोल दिया गया है, कुछ भी मतलब है, ठीक है, अब जो भी है मान लेते हैं। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, समता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सभी अपन ने पढ़ लिया है अच्छे से। अमृतकाल के लिए एक विजन होगा जिसके अंदर सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का सपना साकार किया जाएगा। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर निर्मित किए जाएंगे, रोजगार सृजन में वृद्धि होगी और मजबूत एवं स्थिर वृहत आर्थिकरण का वातावरण बनाया जाएगा। ये सरकार का इस बार के बजट के अंदर जो भी है उद्देश्य है। नेक्स्ट है 2014 से अब तक की उपलब्धियों में सिर्फ 9 सालों के अंदर बनी दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का भी योगदान रहा है, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही यह 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। अगर जमीन स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पर पानी भी नहीं है और पानी के साथ साथ वहाँ पे निकास जो अपशिष्ट है उसके निकास की व्यवस्था तक नहीं है, तो सिर्फ कागजों के अंदर है। बाकी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण दिए गए हैं। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। हाँ, तो ये PM जनधन योजना मान सकते हैं। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद स्थानांतरण दिया गया है। दोगुने से ज्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख करोड़ रुपए हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय क्षेत्र प्रस्तावित कदम, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी जिससे ऋण का कुशल प्रवाह होगा और वित्तीय समावेश को बढ़ावा एवं आर्थिक स्थिरता की सुनिश्चितता की जाएगी। केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को त्वरित रेस्पॉन्स के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाई जाएगी। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जो कॉर्पस में 9,000 करोड़ था उसको जोड़कर नवीनीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आगे हम अंतिम स्लाइड के ऊपर, ये व्यक्ति कह रहा है जॉब चाहिए और जॉब चाहिए और हमारी जो वित्त मंत्री है वो कह रही है चुप, हाउ द जॉब्स हाई, ठीक है, और वेयर द जॉब, चुप हो जा, ठीक है। तो वैसे वाली बात है। तो मैं इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैं इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहता हूँ क्योंकि इनकम टैक्स का दायरा कितना बढ़ा दिया है, 5 से 7 लाख बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वित्तीय क्षेत्र प्रस्तावित कदम, महिला सम्मान बचत पत्र जो महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक वन टाइम नई लघु बचत योजना जिसमें 2 लाख का जमा सुविधा होगी और उसके अंदर 7.5% तक का आपको ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ होगा, 15 लाख से बढ़ाकर वो कितना कर दिया, 30 लाख रुपए कर दिया है। और GIFT IFSC की जो बैंकें हैं, ठीक है, तो इसके तहत जो व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये था पार्ट 3। आई होप आपने ये पसंद किया है और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए करंट अफेयर के लिए जो डेली में डालता हूँ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको तो आई बटन पे मिल जाएगा ऊपर राइट हैंड पे, ठीक है, और ये नहीं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।